नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर जिस पर थोड़ी सी चर्चा तो जरूरी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी नाम तो आप सबने सुना हो। वही जस्टिस बेला त्रिवेदी जिनके बेंच में उमर खालिद की जमानत की याचिका बार बार जाती रही और जमानत पर बार बार पहरा लगता रहा। आखिरकार वकील थक हार गए और याचिका वापस ले ली। वही बेला त्रिवेदी जो 7 जजों की बेंच में थी, संभवतः 6-1 से वो फैसला आया था। जो 6 के खिलाफ 1 था, वो बेला त्रिवेदी थी। आरक्षण में वर्गीकरण का मामला था। उन्होंने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, ये संसद करेगी। बेला त्रिवेदी के बेंच में जो फैसले गए, जो केस गए, जो मास्टर ऑफ रोस्टर के दौर में, खासकर चंद्रचूड़ के दौर में, संजीव खन्ना के दौर से थोड़ा विराम लग गया। चंद्रचूड़ के दौर में सरकार के लिए जो भी ऐसा कोई मामला होता था जो गले में फंसा हो, अक्सर बेला त्रिवेदी के बेंच में जाता था। और लोग तो कहते हैं, मैं तो जानता नहीं ज्यादा कानून के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि हर बार गले में फंसी हुई हड्डी वो निकल जाती थी सरकार के गले से, मतलब आराम मिल जाता था सरकार को। ऐसा लोग कहते हैं, कानून के जानकार, कई अधिवक्ता भी कहते हैं ऐसा। बेला त्रिवेदी रिटायर आज हो गई। उन्होंने रिटायरमेंट ली है, प्री रिटायरमेंट। 9 जून को रिटायरमेंट था, लेकिन उन्होंने आज ही रिटायरमेंट ले ली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार कोई जस्टिस रिटायर हुआ हो और सुप्रीम कोर्ट की बार ने उसको फेयरवेल यानी विदाई न दी हो। ये पहली बार हुआ है। बेला त्रिवेदी को विदाई नहीं दी गई तो हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। एक लगता है ना कि चलो ठीक है यार, आरोप था, कुछ भी आप कहते हो, कुछ भी चर्चा करो, विदाई तो दे देते, लेकिन विदाई नहीं दी बार। चंद्रचूड़ से ज्यादा अगर किसी का रिटायरमेंट चर्चित हो गया तो एक बात तो है, बेला त्रिवेदी ने मात दे दी। आखिर सुप्रीम कोर्ट के बार ने ऐसा क्यों किया? उचित है, अनुचित है? बेला त्रिवेदी गुजरात से आती हैं, 1996 में पहली बार ट्रायल कोर्ट में जज बनी, 2011 में हाई कोर्ट की जज बनी, और फिर तो सुप्रीम कोर्ट तक का सफर है। खास बात यह है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी बेला त्रिवेदी। अब आगे सब कुछ बताएंगे, जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आया था बता दिया, सब बताएंगे हेमंत अत्री। जोड़ लीजिए हेमंत भाई, ये आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों आखिर बेला त्रिवेदी को विदाई भी क्यों नहीं दी गई? बड़ी चिट्ठी उट्ठी आई, ये सब दिखा दीजिए, बता दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, अगर पिछले 7-8 साल का वक्फा अगर आप छोड़ दें 2017 से पहले का, तो सुप्रीम कोर्ट की आमतौर पर चर्चाएं बाहर नहीं आती थी और सब कुछ हम्म, अंदर ही अंदर पकता रहता था। हम्म, 2017 में जब से श्रीमान दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस बने थे और उसके हम्म, बाद जो कुछ हुआ वो सारा देश देख रहा है, और उसके बाद अगर जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल को छोड़ दे संक्षिप्त को, तो कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस नहीं रहा जो विवादों में ना रहा हो, तमाम कारणों के चलते। सरकार से निकटता, ये वो, कोई प्रधानमंत्री के साथ आरती कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री की आरती कर रहा है, तमाम तरह की चीजें देश ने देखी। लेकिन बेला त्रिवेदी जी का मामला अपने आप में अजीब इसलिए है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर एलिवेट होकर के 4 साल, पौने 4 साल के आसपास हो रही, अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में आई थी। और देश के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो 11वीं महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो। उनको इस तरीके से बिना फेयरवेल के जाना, उनका जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है, जो एक मान्यता है, जिस तरीके का एक प्रोटोकॉल है, एक डेकोरम है, निश्चित तौर पे उसकी वायलेशन तो वह है। लेकिन बार एसोसिएशन हो, से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन हो, वो भी कोई छोटे लोग तो है नहीं, ना समझ लोग तो है नहीं। उन्होंने भी किन्हीं कारणों से ही ये फैसला किया होगा। और देखिए आशीष भाई, एक बात पूरा देश जानता है, समझदार लोग जितने भी हैं, कि कोई भी जज की कुर्सी पर जहां भी बैठा है, वो कोई भी व्यक्ति, वो न्याय करे या ना करे,
न्याय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो न्याय करता दिखना जरूर चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे जज आपने देखे दुनिया में तमाम, और खासतौर पे 2017-18 के बाद बहुत केसेस ऐसे आए, बहुत, मैं गिनवा दूंगा तो फिर सुबह हो जाएगी आप, जो न्यायपालिका इस मुकाम पर मैं और आप लेकर नहीं आए। न्यायपालिका जो आज हालात है उसके, जो वो लगातार चर्चाओं में है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद दोषी है। और मैं तो इसको ये कहूंगा कि न्यायपालिका भी के अंदर जो लोग हैं वो भी समाज का हिस्सा है। अगर समाज डिटेरिएट हुआ है तो न्यायपालिका में भी वो डिटेरिएशन तो स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो कहीं ऊपर से अवतारी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर से ही छन के निकल करके पहुंचते हैं उस पद तक। तो ये जो कुछ आज बेला त्रिवेदी जी के साथ हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे सोशल मीडिया का डिस्कोर्स देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से टिप्पणियां की है, लेखकों ने टिप्पणियां की है, विचारकों ने टिप्पणी की है, बहुत सारे जो आजादी के पैरोकार हैं उन्होंने टिप्पणियां की है कि बेला त्रिवेदी की जो कलम थी वो सरकार के खिलाफ कभी नहीं चली। वो उनके साथ जब जस्टिस अपने चंद्रचूड़ जब तक थे तो जितने भी सरकार के ऐसे केस थे जिनमें सरकार का इंटरेस्ट हो, बीजेपी का हित हो, उसमें बेला त्रिवेदी की बेंच में वो जाया करते थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसा नहीं किया। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बेला जी की खासियत ये थी कि सुनवाई से पहले ही पता चल जाता था कि फैसला क्या है। इस तरह की एक छवि, मतलब मैं और आप नहीं कह रहे ये बात। और उसका उदाहरण जो आपने दिया वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि उमर खालिद की जमानत का मामला भी उस हालत में पहुंच गया कि वकीलों ने खुद ही वापस ले लिया। और तमाम लोग, आमतौर पे होता है ना कि रिटायरमेंट जब आप होते हो तो आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं आगे, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को बधाई दे रहे हैं कि बेला त्रिवेदी जी रिटायर। तो ऐसा तो नहीं है कि ताली एक तरफा तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो कोई चीज होगी ना आशीष भाई के उसको उस रूप में हम ये कहते हैं कि उस पूरी चीज को ही रिजेक्ट कर दे आउटराइटली, वो चीज ऐसी तो नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो चीफ जस्टिस थे, आज जो सेरिमोनियल बेंच होती है, जैसे आपको पता है जिस दिन कोई जज रिटायर होता है तो उस दिन सेरिमोनियल बेंच बैठती है। तो उसमें आज आप देख रहे हैं जस्टिस BR गवई साहब थे और जस्टिस मसीह भी थे। तो जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और नाराजगी भी जताई। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल साहब है, सबको पता है, तो वो बेंच के सामने तो मौजूद थे उस समय जो सेरिमोनियल बेंच होती है। लेकिन वो जो बार एसोसिएशन की जो एक सेरिमोनियल 4:30 बजे जो फेयरवेल होती है जिसमें भाषणबाजी होती है, बार के अध्यक्ष बोलते हैं, रिटायरिंग जज बोलता है, CJI बोलते हैं, वो नहीं किया गया 4:30 बजे वाला जो पारंपरिक है। और उसमें फिर जो CJI साहब ने कहा वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं श्री सिब्बल और रचना श्रीवास्तव का आभारी हूं कि वे दोनों यहाँ मौजूद है। सेरिमोनियल बेंच की बात कर रहा हूँ। लेकिन एसोसिएशन SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अपनाए गए रुख की मैं खुले तौर पर निंदा करता हूं, क्योंकि मैं स्पष्ट होने में विश्वास रखता हूं। क्योंकि वो बड़े ब्लंट है, जो कुछ बोलते हैं तो फिर बोलते हैं। ऐसे अवसरों पर एसोसिएशन द्वारा ऐसा रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए था, और इसलिए मैं श्री सिब्बल और श्रीवास्तव को खुले तौर पर सराहना करता हूं कि निकायों के संकल्प के बावजूद वे यहां मौजूद हैं। क्योंकि जिस संस्था के प्रतिनिधि हैं वो, उसने उनको सेरिमोनियल विदाई नहीं दी, फेयरवेल नहीं दी, लेकिन वो सेरिमोनियल बेंच के सामने मौजूद है। ये उन्होंने इसकी बधाई भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पूर्ण सदन की उपस्थिति पूरी तरह से संकेत देती है कि फैसला दिया गया है कि वह एक बहुत अच्छी न्यायाधीश है। अब रिटायरिंग आदमी को तो CJI तो क्या ही कहेगा, ब्रदर जज, ये देखिए ये तो औपचारिकता है, ये औपचारिकता है। ब्रदर जज, सिस्टर जज, ये हम आपस में सब रखते हैं सारे के सारे, कोई समस्या नहीं। नहीं, वो औपचारिकता होती है। वो आज तक बताइए सरकारी विभागों में रिटायरमेंट होता है, मैं तो सामान्य उदाहरण दे दूं, सबको पता होता है कि बड़े वाले साहब अपने पूरे जीवन में क्या किए हैं। सबको पता होता है बड़े वाले साहब के प्लॉट कितने जगह पर हैं, बड़े वाले साहब के कितने जगह मकान हैं, कितने फ्लैट हैं, कितनी गाड़ियां, सब पता होता है। लेकिन जब रिटायरमेंट होता है तो कहते हैं कि अब चले गए बहुत अच्छे साहब, साहब ने जिंदगी भर कभी भी एक पैसा लिया नहीं किसी से, वो तो भगवान ने दिया था तो मिल गया, सब भगवान का दिया हुआ है। भारत में नेताओं की स्थिति, कभी किसी नेता, मतलब कोई नेता अगर दुनिया से जाता है, किसी का निधन होता है, निधन तो दुखद ही है, लेकिन आज तक हमने बचपन से जब पत्रकार नहीं थे तब भी सुनते थे कि भाई जिस नेता के बारे में बहुत सारी चीजें होती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जब भी निधन होता था तो कहा गया अपूर्णीय क्षति देश को हुई, अपूर्णीय क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है देश को। तो ये देखिए औपचारिकताएं हैं। मैं एक प्रसंग बता देता हूं, आपसे फिर डिटेल में समझूंगा, इसलिए बेला त्रिवेदी तो मुझे बहुत बेहतर ढंग से याद है। एक प्रसंग मेरे जानकारी में है, प्रभात गुप्ता हत्याकांड है। टेनी को जो लोग जानते हैं, देश में सभी लोग जानते होंगे, वो थार, टेनी का बेटा, किसानों को कुचल देना लखीमपुर खीरी में,
गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह के डिप्टी थे, नहीं के मातहत। हालांकि उस समय शायद राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, टेनी जब गृह राज्य मंत्री थे, नहीं राजनाथ, अमित शाह भी, अमित शाह थे, तो अमित शाह की मातहत थे। अजय मिश्रा टेनी जब अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रहे थे तो उस वक्त प्रभात गुप्ता नाम का एक छात्र नेता हुआ करता था लखीमपुर खीरी। दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई थी प्रभात गुप्ता की। प्रभात गुप्ता की 2001 में या 2001 में हत्या हुई। तब टेनी अभी राजनीति में कदम बढ़ा रहे थे। प्रभात गुप्ता हत्याकांड पर मुकदमा चलता रहा हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, और जांच कौन करता है? एजेंसी, आपको पता है, सीबीसीआईडी। इन सब की जांच लगती रही, होते होते वो खारिज हो गया केस। प्रभात गुप्ता का भाई, मतलब उस समय प्रभात गुप्ता युवा छात्र नेता था, तो आज की तारीख में बुजुर्ग होते प्रभात गुप्ता भी। प्रभात गुप्ता के भाई वो केस लड़ते रहे। केस वहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और उस वक्त गृह राज्य मंत्री थे टेनी जब केस लगा। केस लगा और बेंच में गया गृह राज्य मंत्री के खिलाफ हत्या का केस बेला त्रिवेदी के। भाई प्रभात गुप्ता का मेरे संपर्क में, तो मुझे मैसेज भेजा करते थे वो कि हो गया है भाई साहब, केस लग गया है, लग गया, एक्सेप्ट हो गया। बेंच कौन सी, मेरे पास आया, कल हियरिंग है, बहुत उत्साह से कि कल हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे हम, इंसाफ तो लेंगे अपने भाई का। और हियरिंग है बेला त्रिवेदी के बेंच में। और अगले दिन दोपहर में उनके भाई का मैसेज मेरे पास नहीं आया, खबर छप गई कि मामला सुनने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया केस को। जो आपने कहा ना कि फैसला जिरह से पहले उनको पता होता था, वो कहा ये केस सुनने लायक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, केस खारिज। केस खारिज हेमंत भाई, बस एक केस बताया हूं आपको रेफरेंस के लिए। आशीष भाई बिल्कुल सही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और ये एक के बारे में नहीं, अगर फिर आप न्यायपालिका में जाएंगे तो बहुत चीजें ऐसी हो जाएंगी कि बहुत सुबह ही हो जाएगी इस पूरे मामले में। तो आज हम टू बी पर्टिकुलर इसी पे वापस आते हैं। तो जो गवई साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आज शाम 4:30 बजे जो किया जाना चाहिए था, यानी कि फेयरवेल की जानी चाहिए थी, उसके लिए यह एक कारक नहीं होना चाहिए, ये कह के उन्होंने अपनी बात की, खत्म की। फिर जस्टिस मसीह थे सेरेमोनी ब्रांच में, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सीजीआई, राइट में जो रिटायरिंग जज होता है वो बैठता है सीजीआई के, और लेफ्ट में मसीह साहब बैठे थे। उन्होंने कहा, मसीह साहब ने, कि जस्टिस त्रिवेदी को बार एसोसिएशन द्वारा विदाई दी जानी चाहिए थी। उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी द्वारा जज के रूप में दिखाए गए स्नेह की भी सराहना की। कहा कि अजीब बात है, जैसा कि चीफ से पहले ही व्यक्त किया है, मुझे खेद है, मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि अच्छी परंपराएं हमेशा जारी रहनी चाहिए। मैं बहन, क्योंकि सिस्टर जज बोलते हैं, ब्रदर जज सिस्टर जज बोलते हैं, मैं बहन जस्टिस त्रिवेदी को जीवन की सफल शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यकीन है कि वह कई लोगों के लिए मार्गदर्शक और मार्गदर्शक बनी रहेंगी। अब ये उनका कहना ही बनता था, सेरेमोनियल बेंच थी। लेकिन अगर आप इसकी और डिटेल्स में फर्दर जाएंगी, एक रेफरेंस आपने दिया और उमर खालिद का जिक्र है, और ये एंडलेस लिस्ट हो सकती है किसी भी जज के कार्यकाल में। दो तरह के वकील होते हैं, एक पक्ष के, एक विरोध के। लेकिन ओवरऑल जो एक छवि बनी कि जैसे उनका राइज हुआ, वहां पे लॉ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट जज, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में रही, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा 4.25 साल का उनका वो रहा। मुझे लगता है कि इस सारे का एक बहुत बड़ा आउटकम बहुत जल्दी आपको और देखना पड़ेगा। जब वो 9 जून के बाद, 9 जून को उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन परिवार में शादी के लिए वो अमेरिका जा रही है, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली एक तरीके से। वो वापस नहीं आ पाएंगी, तो आज उनका लास्ट वर्किंग डे करके छुट्टी फेयरवेल होगी। अब सवाल ये कि उनकी अगली अपॉइंटमेंट क्या होगी। भारत के अंदर जो नई चीज आ गई ना, आपको पैरामीटर देखने की, कि कौन कहां खड़ा था, उसका पैरामीटर देखने का आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। आप जब कोई व्यक्ति पद पर है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके ऊपर टिप्पणी करने का मतलब आप समझते हैं सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री नहीं कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत अलग अलग तरीकों से अब होने लगा है, स्वाभाविक तौर पर। आपको याद दिला दो, जस्टिस दीपक मिश्रा थे, 45 में सीजीआई थे, 2017 से 19 तक सब कुछ सार्वजनिक, सब कुछ मास्टर ऑफ रोस्टर क्या था, किसको केस जाएगा, कौन सा केस जाएगा, सब कुछ पारदर्शी कर दिया था उन्होंने। जो क्या करेंगे वो सबको पता है। उसके बाद उनके कार्यकाल के दौरान भारत के इतिहास की वो घटना हुई। आज ये दूसरी घटना है कि पहला जज बिना फेयरवेल के जा रहा है, दुर्भाग्य से वो महिला जज।
उस समय सबसे दुर्घटना वो क्या हुई कि 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सार्वजनिक, जब सुप्रीम हाँ, कोर्ट काम कर रहा था। सुप्रीम हाँ, कोर्ट वाज ऑन दैट डे। और 4 हम्म, कौन कौन थे? जस्टिस जे चलमेश्वर, रंजन हम्म, गोगोई, मदन बी हम्म, लोकुर और कुरियन जोसेफ। हम्म, इन 4 लोगों ने क्या आरोप लगाया कि बेंच फिक्सिंग की जाती है, पक्षतापूर्ण आवंटन किया जाता है केसेस का, कॉलेजियम में भी हस्तक्षेप होता है। ये मैं और आशीष चित्रांशी नहीं कह रहे थे, सर्विंग सीजीआई के खिलाफ उनके ब्रदर कुलीग जजेस कह रहे थे, टॉप टॉप 4 सीनियर मोस्ट। हम्म, छोड़ दीजिए इस बात को, यही आगे बढ़ जाइए। इन 4 में से 2 महोदय चीफ जस्टिस भी बने। हम्म, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बने, उसके हम्म। बाद, और उसके बाद नहीं, रंजन गोगोई बने सिर्फ। एक ही बने, उसके, एक ही। हाँ, हाँ। एक ही बने, रंजन गोगोई। हम्म, और रंजन गोगोई ने फिर क्या किया सीजीआई बनने के बाद, वो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम्म, जिस तरीके के जो काम दीपक वो करते थे मिश्रा, उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया। हाँ। प्रशासनिक ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे। दीपक मिश्रा का क्या हुआ अलग चीज है, वो सारी देश के लोगों को पता है, मुझे और आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम भी न्यायपालिका की कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ चीजें बताना जरूरी होता है, उतना ही बता रहे हैं बस जितना जरूरी है। प्रशासनिक निर्णय के उनका जो सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर, वो उसको चैलेंज किया इन्होंने, सर्विंग 4 सीनियर मोस्ट जजों ने। और उसके बाद सरकार से निकटता का भी खेल सामने आया, सबने देखा। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, दीपक मिश्रा जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने बड़ा जो भी कार्यकाल किया 17 से 19 तक, वहीं से शुरुआत हुई थी। नहीं तो पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं होती थी। नहीं, आगे चल के उनकी पोस्टिंग भी भाई बता दीजिए ना, उनकी पोस्टिंग भी बता दीजिए। देखिए, दो, हम कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारे वर्तमान सीजेआई, जिनको वाकई जिनके प्रति रिस्पेक्ट है, जस्टिस गवई। जस्टिस गवई ने ये कह के शपथ लेने से पहले ये कह के कि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं लूंगा, उन्होंने साफ कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या है? मैं कुछ नहीं लूंगा, इसका मतलब बाकी सब तो ले ही रहे हैं ना यार। एकदम बड़ा क्लियर कट उन्होंने बता दिया कि भाई मैं नहीं लूंगा, ये जान ले, सरकार पहले से जान ले, उसी हिसाब से रहे अपना। हाँ। तो दीपक मिश्रा का हो गया। उसके बाद आप हम्म, आ जाइए रंजन गोगोई पे। रंजन हम्म, गोगोई 46 में सीजीआई बने, उनके बाद वो 45 में थे। और वो हम्म, महोदय 2018 से 19 में रहे। हम्म, उन्होंने देश में एक नया लॉ क्रिएट किया जो हम्म, भूतों ने भविष्यते है। हम्म, इन हिज ओन केस ही वाज अपने। एजुकेटिंग, हाँ। अपने ही के खिलाफ। और वो केस क्या था? एक महिला कर्मचारी का, सारे देश को पता है। पहली बात तो उनको, अगर उनके पास वो केस हो भी तो भी रिफ्रेन कर जाना चाहिए, रिक्यूज कर जाना चाहिए, नहीं हुआ। और उसके बाद जो कुछ हुआ सारे देश ने देखा, उस महिला के फोन टेप, फलाना टेप। और वहीं से फिर रंजन गोगोई की दिशा भी बदल गई, उनके फैसलों की भी दिशा बदल गई। राफेल के हाँ। वहीं से दिशा बदली थी। उससे हाँ। उसकी एक घटना और भी है, लेकिन वो ग्रेप वाइन है, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद जो है राफेल वाले मामले में जिस तरीके का नोटंकी हुई पूरी बेंच के अंदर, सारे देश ने देखा किस तरीके से फ्रांस में जिन्होंने बेचा है वो जांच कर रहे हैं, और जिन्होंने खरीदा है जहां भ्रष्टाचार के आरोप है वहां कुछ नहीं। ये नया शुरुआत करके गए हैं गोगोई साहब। और रही सही कसर उन्होंने जब पूरी कर दी, कॉलेजियम के अंदर भी उस टाइम, उनके टाइम में क्या होता था, और न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका उनके टाइम में क्या क्या हुआ, सारे देश ने देखा। और उसके बाद फिर जितनी त्वरित गति से वो राज्यसभा में पहुंचे, वहां प्रकट हुए। और देश के कानून के बारे में उन्होंने जो अद्भुत ज्ञान आज तक नहीं दिया, जो वो कह के गए थे कि मैं ज्ञान दूंगा वहां पे, वो आज तक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी, हायर जुडिशरी ने खुद ही अपने आप को ओपन स्क्रूटनी के लिए पेश कर दिया, अपने जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस थे। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो संवैधानिक है चाहे कोई भी, वो इंसानों से ही बनता है। और वो सारे इंसान समाज से ही आते हैं। जो समाज का डिटेरिएशन हुआ, और आशीष भाई बुरा मत मानिएगा, आज देश को मोदी जी ने ऐसी दोराहे पे खड़ा कर दिया कि देश में 2 ही वर्ग बचे हैं। ये होना नहीं चाहिए आइडियली, कि या तो आप मोदी जी के समर्थन में हो या विरोध में हो, बीच की सवारी नहीं है। ये जो ये जो चीज क्रिएट की गई है ना, उस ही तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। स्वाभाविक है कि आप अगर एक बार ब्रांड हो गए कि आप एक्स के साथ है या वाई के खिलाफ है, तो फिर वो चीज चलती रहती है। जैसे जस्टिस मदन बी लोकुर थे, उन्होंने आखिरी दिन तक जो भी फैसले दिए सारा देश जानता है, और आज भी बड़े बेधड़क होकर लिखते, बेधड़क होकर मतलब लिखते हैं वो जिस तरीके। जस्टिस कुरियन जोसेफ कितना खुल के लिखते हैं, ठोक के लिखते हैं। तो उनका वास्तव में लगता है कि यार वो पार एक्सीलेंस जज थे। और जस्टिस खन्ना भी जैसे जो भी गए, उनको कोई किसी भी रूप में करे, लेकिन एक चीज तो उनके कार्यकाल में तय हुई ना, कि जो बेंच हंटिंग होती थी और जो बेंच फिक्सिंग होती थी, कम से कम वो नहीं हुई। ये तो मान सकते हैं आप। और जस्टिस गवई तो आने से पहले घोषणा कराए कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाले समय में यही एक मैं पैरामीटर फाइनली होना चाहिए। करने के पहले एक रेफरेंस दिमाग में है, वो जरूर जानना चाहिए। फर्क क्या है? आपने बताया ना, रंजन गोगोई ने जो भूतों न भविष्य किया,
कि अपने ऊपर केस था, खुद ही सुनवाई की और खुद को क्लीन चिट दिया। फर्क देख लीजिए क्या होता है। जस्टिस गवई, उन्होंने अपनी सुनवाई खुद की, खुद को क्लीन चिट दिया। जस्टिस गवई राहुल गांधी वाला केस जब था सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उसमें बेंच में थे। उन्होंने आदमी की मनसा, नीयत देखा कैसे जाता है। कहा उन्होंने कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे, पृष्ठभूमि मेरी कांग्रेस की रही, इसलिए इस बेंच से अगर सब लोग चाहें तो मैं इस बेंच से खुद को अलग कर लेता हूं, ताकि किसी तरह न्याय पर संदेह न पैदा हो कि भाई इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। वो आदमी, जहां पर राहुल गांधी का केस, कभी कोई गवई साहब के फैसले पे अभी तक तो उंगली नहीं उठी है, आगे का हम नहीं कह सकते भाई, बड़ा क्लियर है, अभी तक तो नहीं उठी। उसके बावजूद वो अपने आप को बेंच से अलग करना चाहते थे हेमंत भाई। ये फर्क बहुत बड़ा है, जो आप जिस चीज को भी बता रहे थे एक सीरीज में। नहीं नहीं, वो पारदर्शिता के बिना गुजारा नहीं है ना बॉस। हाँ। पारदर्शिता तो बेसिक चीज है न्यायपालिका में, अगर कोई समझे तो। आप अपने ही केस को एज सीजीआई कैसे सुन सकते हो भाई, और वो भी ऐसा गंभीर केस। और दीपक मिश्रा के तो आपको पता ही है, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ तो इम्पीचमेंट का मोशन डाल दिया था, पता होगा आपको, जो वेंकैया नायडू साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। 71 एमपी 71 एमपीज ने साइन कर दिया था। तो ये नई नई तरह की चीजें जो ये करी, उसके बाद अब ये श्रीमान गोगोई साहब, इन्होंने अंदर क्या किया और बाहर किया और क्या किया जो कुछ है। तो मेरा केवल आपको कहने का मतलब ये है कि भारत की जुडिशरी आज जो है जिन हालात में खड़ी हो गई है, कोई आप मुझे बताइए सीजीआई को, प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाने की क्या जरूरत होती है पूजा करने के लिए, गणेश पूजा के लिए? कोई जरूरत है? आप अगर कोई ऐसी चीज भी है। अच्छा, दूसरी बात, इंटरेस्टिंग चीज और जो अनफॉर्चुनेट है, मान लीजिए मोदी जी चले भी गए थे, उसको सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? ट्वीट कर दिया मोदी जी ने कि मैं सीजीआई के घर। और जब गोगोई चीफ जस्टिस थे तो रात को, आधी रात को, इनका बेंच नंबर 1 खुलवा के देखा था कि आप कहां बैठ के फैसले करते हैं। और उसके बाद गोगोई क्या से क्या हो गए, वो सारे देश ने भी देख लिया। तो न्यायपालिका ने अपने आप को, देखिए कोई भी पद, संवैधानिक पद, हमेशा ओपन टू स्क्रूटनी है। न्यायपालिका को बेनिफिट ये है कि कंटेम्प्ट का एक वो है, तो उसमें लोग पद पे रहते हुए टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन बाहर आने के बाद बहुत सारी टिप्पणियां होती। जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसका हाल, देश के अंदर जो हालात है आज, उस पर जितनी चर्चा ना करें वो थोड़ा, जो जिला स्तर पर हाईकोर्टों में जिस तरह की अपॉइंटमेंट हो रही है, अभी चेन्नई हाईकोर्ट का एक मामला देखा होगा आपने, किसकी समर्थित जज थी, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट में केस लगने से पहले उसको शपथ दिला दी गई और बात खत्म हो गई। बहुत सारे आप देश में उठा करके देखिए, मोदी सरकार आने के बाद कितनी सिफारिशें गई कॉलेजियम से, कितनी सरकार ने मानी, कितनी पेंडिंग रख दी गई, और कितनी आज भी पेंडिंग है। और वो क्यों पेंडिंग है? सीधी सीधी बात है, पिक एंड चूज। पहली बात तो कॉलेजियम कैसे फैसले करता है, ये सारे देश में देख लिया कि भाई एडजस्टमेंट है, 2 मेरे 2 तेरे, ये जो तेरा मेरी है, एक तो ये चीज है। दूसरा, आशीष चित्रांशी की आज अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से गया तो आपकी 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 3-3 साल से नहीं हुई। कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पड़ी है, पहली भी पड़ी है, दूसरी भी पड़ी है। कानून क्या कहता है कि अगर आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अगर आपकी अपॉइंटमेंट की जो रिकमेंडेशन है उसको रीइटरेट कर दिया, दोबारा भेज दिया, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं करते, कर लीजिए, आप क्या करेंगे? और जिनका करना होता है उनका 3 दिन में अपॉइंटमेंट का वारंट आता है। तो ये जो चीज है ना, यहां से वो सारी शुरुआत हो जाती है कि द वेरी बेसिक अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया बाय द कॉलेजियम एंड बाय द गवर्नमेंट। और बहुत सारे केसेस आपने ऐसे देखे होंगे कि जब सरकार ने लंबे समय तक किसी की अपॉइंटमेंट नहीं की, तो उस जज ने अपना, उस वकील ने अपना नाम ही विड्रॉ कर लिया कि मुझे बनना ही नहीं। ये भी देखा आपने। तो ये सारी चीजें बेसिकली न्यायपालिका के लिए अच्छी नहीं है। जो जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ हुआ उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई भी। मैं आज देख रहा था, वो आपने चिट्ठी भेजी है, मैंने जरा दिखाइएगा दर्शकों को। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर मनन कुमार मिश्रा। हाँ हाँ, वो बहुत जिनका नाम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, मनन कुमार मिश्रा साहब। तो उन पे मैं कोई टिप्पणी किए बिना उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिखी आज। और किसको लिखी? कपिल सिब्बल को और उनके सेक्रेटरी को, बार एसोसिएशन को, और बार जो अपने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, दोनों, SCAORA बोलते हैं उसको, एक SCB है। उसमें वो लिखते हैं कि हमें ये परंपरा, ये डेकोरम, ये प्रोटोकॉल, इसका पालन करना चाहिए। और जस्टिस बेला त्रिवेदी बहुत बढ़िया जज थी, ये था वो था। और 3 पेज की चिट्ठी में आशीष भाई, मैं जिस बात से हैरान हुआ ना, इसमें मैं कोई इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मिश्रा साहब के ऊपर, ये केवल एक फैसला मेंशन कर पाए जो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने दिया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
उन्होंने कहा कि 14 मई 2024 को सिविल अपील नंबर 2648 ऑफ 2009 में एक फैसला दिया जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। और वो फैसला क्या था आपको पता है? वो फैसला ये था कि जो वकील के तौर पर आप सेवाएं देते हैं किसी व्यक्ति को, किसी जो भी व्यक्ति वकील करता है, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं लिया जा सकता। ये फैसला मेंशन किया है इन्होंने। फैसले तो और भी बहुत सारे किए होंगे जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। तो और बोला जो वकील सेवाएं देता है वो सर्विसेज में नहीं काउंट होगा, जहां तक इस कानून का सवाल है। मैं हैरान रह गया पढ़ के। उन्होंने कहा कि पूरे लीगल सर्विसेज को, पूरी जुडिशियल फ्रेटर्निटी को बचा लिया। अब देख लीजिए इस पे क्या टिप्पणी करोगे। और फिर उन्होंने बाद में सारी चीजों का हवाला दिया कि ये अच्छे टेस्ट में नहीं है, दोबारा फैसला सोचना चाहिए, फेयरवेल देनी चाहिए, ये और वो। तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी स्थितियां हैं, ये चीजों को अपने आप, मेरा और आपका काम है लोगों के सामने बात रख देना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो कुछ आज हुआ, जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में तमाम लोगों ने क्या क्या लिखा है अगर मैं आपको बताऊंगा। AOR के एक सदस्य हैं, अधिवक्ता हैं, जय अनंत देहराई। उन्होंने ट्वीट लिखा, तो मैंने आपके लिए निकाला वो। उसमें वो लिखते हैं कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले शायद सबसे खराब न्यायाधीशों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन है, जो ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। वे वकीलों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में राहत देने में अनिच्छुक थी, जो आपने जिक्र किया जो एक केस का। उसके अलावा अक्सर संवैधानिक पदों के साथ असंगत तरीके से व्यवहार करती थी। यदि हम उनका शब्द सुनिएगा, यदि हम उनके क्रूर कार्यकाल को कमतर आंकते हैं तो यह बार में हमारे साथी सदस्यों और समान रूप से वादियों के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये कह रहे हैं। और ये कौन है? जय अनंत देहराई। अपूर्वानंद बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं और तमाम चीजों की टिप्पणियां करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे। चिंतक है, लेखक। काफी लिखते हैं और काफी अच्छा भी लिखते हैं कई बार। उन्होंने लिखा कि ट्वीट किया उन्होंने कि एक स्वतंत्रता विरोधी न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया, लिबर्टी विरोधी। एक न्यायाधीश जिसने संविधान का इस्तेमाल लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए किया। आप समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है आशीष भाई कि कोई वकील कोई रिलीफ लेने गया, उसको नहीं मिला और वो किसी जज के खिलाफ हो गया। ये कॉमन सी चीज है। कई बार कोई गर्मा गर्मी हो गया आर्गुमेंट के दौरान। लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई एक व्यक्ति तो चला नहीं रहा कि कपिल सिब्बल चला रहे, एक्स चला रहे या वाई चला रहा है। कहीं ना कहीं एक, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। उसका एक अपना गौरव का इतिहास है, तमाम चीजें। वहां तमाम एक से एक बड़े वकील भी हुए और उन वकीलों से जज भी बड़े, तो सम्मानित संस्था है। उसने अगर ये फैसला किया तो मुझे लगता है, देखिए, अच्छा होता कि उन बेला त्रिवेदी जी को फेयरवेल दी जाती, लेकिन अगर नहीं दी गई और चीफ जस्टिस साहब ने उसका एक तरीके से विरोध भी कर दिया कि नहीं दी जानी चाहिए थी, मसीह साहब ने भी कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका है जुडिशरी के लिए भी अपना आत्ममंथन करने का, अपने अंदर झांकने का कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कई बार आपकी जो छवि होती है वो छवि ट्रेवल करती है ड्यूरिंग आपके कार्यकाल और आफ्टर कार्यकाल भी। और खास तौर पे नहीं, एक लाइन में है, समझिए ना कि अब ये मौका है कि सोचे सब लोग कि दूसरा और तीसरा नाम किसी और का ना हो। बहुत सारे लोग छीटाकशी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। एक भाई ने लिख दिया कि उनके टेन्योर को तो सेलिब्रेट नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट, कम से कम उनकी रिटायरमेंट कोई कर लीजिए। तो बताइए क्या करेंगे आप। ये आशीष भाई बहुत गंभीर मसला है और ये पूरी जुडिशरी को सोचना पड़ेगा जिन हालात में आकर के वो खड़े हुए हैं। सीजीआई इस देश में बहुत बड़ा आदमी होता है और जस्टिस वर्मा ने जिस तरीके से उनके कहने पर इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीजीआई एज ए इंस्टीट्यूशन, उसकी अथॉरिटी को इरोड किया गया है। जस्टिस वर्मा वाला जो केस वो छोटा केस नहीं, पूरी जुडिशरी, मीडिया ने बहुत रिस्ट्रेन बरता, बहुत समय समय तक खबर को दबाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी बोरों में नोट जलने के बाद जिस तरीके से इंक्वायरी की गई, सारी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, लेकिन एक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, जो 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी थी, वो रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक नहीं की। उस पर सिद्धि वर्मा से राय मांगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उनको सलाह दी कॉपी भेजते हुए, पहले उनकी राय मांगी, उनका जवाब आया। उसके बाद कहा कि बेहतर ये हो कि आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जस्टिस खन्ना भी नहीं चाह रहे थे कि जुडिशरी का मजाक उड़े। पार्लियामेंट के अंदर जब इंपीचमेंट आएगा तो तमाम तरह की बहसबाजी होगी, तमाम तरह की गंदगी फैलेगी। उसमें यह भी पता लगा कितने पैसे थे, क्या था, सब चीजें पता लग जाएगी। तो जस्टिस खन्ना उसको कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि भाई ये मामला दब जाए, ये इस्तीफा देके घर चले जाए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये दिखाता है आपको कि जुडिशरी के अंदर हायरार्की के प्रति भी क्या मान सम्मान बच गया अपने सीनियर्स के प्रति। ये जो चीज है, इन सब चीजों पे ये घटनाक्रम
आइसोलेशन में नहीं, इसकी एक बैकग्राउंड है ब्रदर। और वो बैकग्राउंड, अगर आपने जुडिशरी की स्वतंत्रता को बचाना है, स्वायत्ता को बचाना है, निष्पक्षता को बचाना है, और देश के अंदर सबसे बड़ी बात अपनी विश्वसनीयता को बचाना है, आज जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतिहास में सबसे लो पर है। ये मैं आपको पूरी उसके जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और सबसे बुरा हाल, जितना आप नीचे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए, वहां के हालात जो है, किसी भी चले जाइए, पूरे देश की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट में जिस तरह की पेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जुडिशरी को अपने अंदर झांकना होगा, वरना बद अच्छा और बदनाम बुरा। लगातार जो घटनाक्रम सामने आ रहे एक से ज्यादा, उसमें मुझे लगता है न्यायपालिका को बहुत बड़े पैमाने पर आमूल चूल परिवर्तन पूरी कार्यशैली में, अपने जो भी उनका जो चीजें काम करने का तरीका है, जिस तरीके से केसेस की पेंडिंग है, जिस तरीके से तारीख पे तारीखें मिलती हैं, जिस तरीके से न्याय में देर होती है, उन सब चीजों पर गहरे मंथन का समय है मुझे लगता है न्यायपालिका के लिए। वरना बहुत सारी ऐसी नजरें हैं, गिद्ध दृष्टि हैं, जो आपके कॉलेजियम से लेकर के तमाम चीजों को अपने काबू में करके और किस तरीके से इसको एक सरकारी विभाग बनाने के लिए तत्पर है। बहुत बड़ा वर्ग है देश का एक। तो ये मैं जुडिशरी पे छोड़ता हूं कि वो अपने बारे में क्या सोच के क्या कदम उठाएं सुधारात्मक। जस्टिस गवई आए हैं, वो एक बहुत अच्छा मौका है कि वो भी इस बारे में दिशा में बढ़े आगे, तमाम चीजों को करें जो लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, और सारे का सारा देश उनकी तरफ निश्चित तौर पे देखेगा। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल थोड़ा कम था, इनका कार्यकाल रिलेटिवली कम से कम 6 महीने के आसपास है। तो इनको मुझे लगता है कि नई शुरुआत करने से कोई चीज नहीं रोकती, कोशिश करनी चाहिए, और सारे विवादों से हट करके उनको अपने आप को, जो एक जुडिशरी के सरकारीकरण का आरोप लग रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में लगातार, कि सरकार जो चाहेगी, सरकार जो चाहेगी, और तमाम मसलों पे देखा आपने, इलेक्शंस इस देश की डेमोक्रेसी की बैकबोन है। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर फैसले हुए, जिस तरीके के उसको रिकाउंटिंग को लेकर के तमाम, तो लोगों में कहीं संशय पैदा हुआ है, और जस्टिस गवई के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस विश्वसनीयता को बहाल करें। जस्टिस बेला त्रिवेदी जैसा हश्र किसी और का ना हो, हमारी तो यही सदिच्छा है, और हम पूरी जुडिशरी को यही शुभकामनाएं दे सकते हैं कि वो बेहतर करें और बेहतरी को प्राप्त हो। और देखिए पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्ति का जितना जल्दी सार्वजनिक लोभ छोड़ दें उतना बेहतर होगा। जैसा जस्टिस गवई ने एक लंबी लाइन खींच के दिखाया टेक ओवर करने से पहले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हर जज के लिए एक मिसाल है। और मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की बात की, ऐसा ही एक अंडरटेकिंग खुद भी देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 65 साल तक तो आप ऑलरेडी काम करते ही, उसके बाद क्या करेंगे भाई। तो एक ये फैसला इनको करना चाहिए कि हम पोस्ट रिटायरमेंट का वो नहीं करेंगे। उससे एक बहुत बेसिक सुधार उसी में आ जाएगा जो अरुण जेटली कहा करते कि न्यायपालिका में जो रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद की नियुक्ति का निर्धारण करते। तो मैं ये उन्हीं पर छोड़ता हूं, न्यायपालिका पर। कोई और बेला त्रिवेदी गति को प्राप्त ना हो, ये सदिच्छा है, ये सदकामना है। लेकिन कुल मिला के आपने बीच में यशवंत वर्मा का जिक्र कर दिया, तो आखिर में एक बात सिर्फ इस पर नहीं है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट कोई पोस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, सत्ता का घुसपैठ, यशवंत वर्मा का अड़ियल रवैया ये साबित करता है कि जुडिशरी को अगर सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो सत्ता के घुसपैठ से खतरा है। जो न्यायपालिका में सत्ता का घुसपैठ, कोई व्यक्ति इंपीचमेंट आप कर रहे हैं, मुझे डाउट है इंपीचमेंट आने पर। संजीव खन्ना ने चिट्ठी लिख दी थी, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेज दी लिख करके, लेकिन डाउट इसलिए है आखिर कोई तो होगा, किसी का तो पीठ पर हाथ होगा, किसी का आदमी कहता ना, अरे फलाने का, हम लोग सुनते थे जैसे भाई स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज में, अरे यार उससे नहीं उलझो, उसके ऊपर फलाने का हाथ है। कहां तक लड़ोगे, उसके ऊपर फलाने का हाथ है, कहां तक लड़ोगे। वो सीजीआई की सलाह अगर नहीं मान रहा है जस्टिस, इसका मतलब उसके ऊपर और ज्यादा मजबूत किसी व्यक्ति का हाथ है, और वो हाथ जुडिशरी का हो ही नहीं सकता। सीजीआई से ऊपर तो है नहीं कोई जुडिशरी में कि न्यायपालिका में। इसका मतलब वो सत्ता का जो घुसपैठ न्यायपालिका में हुआ है, न्यायपालिका में किसी सत्ता के घुसपैठिए का हाथ है उसका, तभी वो करेक्ट नहीं देंगे। सब कुछ सामने आने के बाद नहीं देंगे इस्तीफा, नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि इंपीचमेंट नहीं आने दिया जाए। आया तो था इंपीचमेंट, ये सब होने के पहले आया था इंपीचमेंट, 55 या 56 सांसदों ने साइन किया था ना, याद होगा आपको। बोरियां जलने के बाद क्या हुआ था, स्पीकर ने
एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये अब नहीं आशीष भाई, इसमें इसमें एक बेसिक फर्क रहेगा। ये जो जस्टिस खन्ना चिट्ठी लिख के गए ना, जस्टिस खन्ना ने चिट्ठी लिखी है एससीजे, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं है। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, उस पर बाकायदा पूरे कॉलेजियम ने टॉप 5 जजेस का उस पर राय थी, चिट्ठी केवल उन्होंने कम्युनिकेट की थी एससीजे। तो अगर अगर आप इम्पीचमेंट नहीं लाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर सरकार मान लीजिए, और मुझे लगता है इसमें कोई ऑप्शन सरकार के पास होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है इम्पीचमेंट तो लानी चाहिए। आप मोदी जी के रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को हल्के में ले रहे हैं। वो खुद बोल चुके हैं, आप हल्के में ले रहे हैं मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को। एक यशवंत ये ध्यान रखिए। जस्टिस दिवाकर, में निचली अदालत के 2 उदाहरण बस देता हूं, चलते चलते वक्त हो गया है। जस्टिस दिवाकर एक उत्तर प्रदेश में है, निचली अदालत में, उनके कई फैसले छोटे मस्जिद उस्जिद से जुड़ा हुआ, ज्ञानवापी वाले फैसले में भी वो थे, बनारस की अदालत में थे। जस्टिस दिवाकर ने अदालत की सुनवाई के दरमियान टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जैसा ही होना चाहिए। ये वस्त्र, इस वस्त्र में बैठा हुआ मुख्यमंत्री जो कर सकता है, मतलब वैसा केशव मौर्य ने आज तक वैसी तारीफ नहीं की होगी योगी की, ब्रजेश पाठक ने नहीं की होगी वैसी तारीफ, और मोदी और शाह ने भी मंच पे भले कभी उपयोगी बता दिया योगी उपयोगी, लेकिन वैसी तारीफ नहीं की होगी जैसा जस्टिस दिवाकर ने किया। बताइए आप, अदालत के भीतर ऑन रिकॉर्ड टिप्पणी। नहीं, विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा था मोदी जी के बारे में? विज्ञान भवन में सार्वजनिक फंक्शन में भाई। तो ये तो जो व्यक्ति पूजा का एक अनुपम उदाहरण, तमाम तरह के शर्मनाक उदाहरण लगातार चल रहे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि अगर जुडिशरी को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना है तो सबसे पहले तो उनको अपने वर्बल डायरिया करते हैं ना, कि भाषण पूरा देते हैं, फाइल पे कुछ नहीं होता, ऑर्डर में कुछ नहीं होता, उनको बहुत फर्क करना पड़ेगा। चंद्रचूड़ ने, अगर आपको याद हो, चंडीगढ़ निगम निगम वाले मामले में क्या धमाल मचाया था कि नहीं हम उसको हटाते हैं, उसको बनाते हैं, और उस भाई का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, छोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की शय पे हुआ था, बीजेपी की शय पे हुआ, कैमरे पे पकड़ा गया था फोटो। जो आप सब एक बात आती है, जो पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, जो एक चंडीगढ़ नगर निगम के लिए ऑन कैमरा इस तरह की दिन दहाड़े वोटों की डकैती करा सकती है, वो विधानसभा और लोकसभा में क्या करती होगी, केवल ये सोचने की बात है। उसके बावजूद वो व्यक्ति पकड़ा गया कैमरे पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सब कुछ कर दिया, उसकी सजा तो कुछ नहीं हुई। तो आपने क्या प्रेसिडेंट तय किया? ये है दुर्भाग्य। इससे जुडिशरी को बचना चाहिए, वर्बल डायरिया से बचे, अपनी फाइल पर आए, और किसी की चमचागिरी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान भवन में खड़े होकर मोदी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बेंच पे बैठ के पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो ये एक नया लो है आशीष भाई, और इस पे जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इतनी सी बात। बहुत सारे उदाहरण है। शेखर यादव देख लीजिए, क्या बिगड़ा शेखर यादव का, जो बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा, भाषणबाजी करने वाले जस्टिस का क्या बिगड़ा भाई? इसीलिए चलिए, वक्त है बेला त्रिवेदी की वजह से गवई साहब अगर कुछ संदेश दे पाए। 6 महीने का कार्यकाल है, और 6 महीने कार्यकाल में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दबाव बहुत है। 14 सवाल पहले आ चुका है, 14 सवाल पहले आ चुका है। 6 महीना उनका किसी तरह कट जाए, इस चक्कर में ही 14 सवाल आया है वो। तो जब ये सत्ता का घुसपैठ होगा न्यायपालिका में, तो गवई जैसे लोग आएंगे तो उनके कार्यकाल में, जैसे राज्यपाल को नहीं काम करने, राज्यपाल के जरिए सरकार को, विपक्षी राज्यों के सरकारों को नहीं काम करने देंगे, वैसे ही मुझे लगता है कि अब न्यायपालिका में भी शायद काम करना आसान नहीं होगा। जो लोग दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई या चंद्रचूड़ की परंपराओं के वाहक नहीं बने। इजाजत दीजिए हमें, सुप्रीम कोर्ट के बार ने नहीं दिया, लेकिन हम शुभकामनाएं दे देते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी को। इजाजत दीजिए हमें। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।